आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बेहद निजी है, संवेदनशील है और दुर्भाग्य से बहुत आम भी है। जी। हमारे पास प्रयागराज के अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी का एक कानूनी विश्लेषण है जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत एक महिला के, आप कह सकती हैं, सबसे बुनियादी अधिकारों में से एक पर रोशनी डालता है। उसके अपने घर में रहने का अधिकार। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कानूनी अधिकार नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सुरक्षा और सम्मान का अधिकार है। और ये कानून तब तस्वीर में आता है जब एक महिला खुद को सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करती है। सही कहा। तो आज हम इसी की परतों को खोलेंगे। हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि कानून क्या कहता है, बल्कि ये समझना है कि इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है। हाँ, क्योंकि इस कानून के प्रावधानों की जानकारी ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। हिंसा का सामना करने के बाद उसी के घर से निकालने की कोशिश की जाती है, तो ये कानून उसकी ढाल कैसे बनता है? ये साझा घर या शेयर्ड हाउसहोल्ड का असली मतलब क्या है? और अदालतें इस अधिकार को बचाने के लिए क्या क्या ठोस कदम उठा सकती हैं? चलिए इस जरूरी बातचीत को शुरू करते हैं। चलिए उस स्थिति से शुरू करते हैं जिसका जिक्र मनीष जी के विश्लेषण में है। एक शादीशुदा महिला जो अपने घर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हिंसा झेल रही है और एक दिन उसे उसी घर से जबरदस्ती निकाल दिया जाता है। ये सोचना भी मुश्किल है, पर ये हजारों महिलाओं की हकीकत है। और यहीं पर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 एक बहुत मजबूत भूमिका निभाता है। सबसे पहली और जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये कि कानून की नज़र में घरेलू हिंसा का दायरा बहुत बड़ा है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग हिंसा का मतलब सिर्फ शारीरिक चोट ही समझ लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। कानून इस मामले में बहुत साफ है। वो सिर्फ मारपीट या शारीरिक चोट तक सीमित नहीं है। किसी को लगातार ताने मारना, अपमानित करना, उसे भावनात्मक रूप से तोड़ना, उसके चरित्र पर सवाल उठाना, हाँ, या उसे आर्थिक रूप से परेशान करना, ये सब घरेलू हिंसा है। और किसी महिला को उसके घर से निकाल देना जहां वो रहती आई है, ये तो बहुत ही गंभीर रूप हुआ हिंसा का। बहुत गंभीर। ये भी भावनात्मक और आर्थिक हिंसा का एक बहुत ही गंभीर रूप है। कानून इसे सीधे सीधे घरेलू हिंसा मानता है। अच्छा, तो इस पूरे मामले का जो केंद्र बिंदु है वो है साझा घर या शेयर्ड हाउसहोल्ड। सारा अधिकार इसी एक विचार पर टिका हुआ है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये सुनने में तो काफी सीधा लगता है, लेकिन मुझे यकीन है कि कानूनी तौर पर इसके कई पहलू होंगे। असल में कानून किसे साझा घर मानता है? देखिए, ये इस पूरे कानून की नींव है और कानून ने इसे बहुत सोच समझकर परिभाषित किया है ताकि कोई भ्रम ना रहे। सीधे शब्दों में कहें तो साझा घर वो जगह है जहां महिला शादी के बाद अपने पति या उसके परिवार के साथ रही है। ओके। और यहाँ सबसे क्रांतिकारी बात यह है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस घर का मालिक कौन है। एक मिनट, इस पे रुकते हैं। ये बहुत जरूरी बात है। मतलब अगर घर पति के नाम पर नहीं बल्कि सास ससुर के नाम पर है, हाँ, या किसी और रिश्तेदार के नाम पर है, तब भी वो महिला का साझा घर माना जाएगा। बिल्कुल। घर पति के नाम हो, सास ससुर के नाम हो, संयुक्त परिवार की संपत्ति हो, अच्छा, या यहाँ तक कि किराए का घर ही क्यों ना हो, अगर महिला उस रिश्ते के दौरान वहां रही है तो वो कानून की नजर में उसका साझा घर है। ये तो सच में गेम चेंजर है। जी, ये प्रावधान अपने आप में एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव था। क्योंकि हमारे समाज में ज्यादातर प्रॉपर्टी तो पुरुषों के नाम पर ही होती है। तो ये कहना कि मालिकाना हक मायने नहीं रखता, ये तो पारंपरिक सोच पर सीधी चोट है। यही इस कानून की आत्मा है। इसने पहली बार रिश्ते को, उस घर में बिताए गए समय और अनुभव को प्रॉपर्टी के कागजों से ज्यादा अहमियत दी। सही बात है। कानून ये मानता है कि एक महिला का घर में रहने का हक सिर्फ इसलिए नहीं छीना जा सकता क्योंकि उसका नाम किसी दस्तावेज पर नहीं है। तो चलिए इसे और साफ करते हैं। इसका मतलब है कि एक महिला को उसके सांझे घर से निकाला नहीं जा सकता। ये उसका कानूनी हक है। जी हाँ, ये उसका एक वैधानिक अधिकार है। वैधानिक अधिकार यानी स्टैट्यूटरी राइट, जो उसे घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 17 देती है। इस अधिकार का मतलब है कि किसी भी महिला को उसके सांझे घर से बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के बेदखल नहीं किया जा सकता। वाह! ये एक तरह का, क्या कहते हैं, सुरक्षा कवच है। कोई भी उसे ये कहकर बाहर नहीं कर सकता कि ये घर मेरे नाम पर है, तुम निकलो यहां से। ये सुनने में बहुत मजबूत लगता है, लेकिन मैं ये भी सोच रही हूँ कि इससे परिवार में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता होगा। ये एक व्यावहारिक सवाल है।
जब रिश्ते इतने खराब हो गए हैं कि बात घर से निकालने तक पहुंच गई है, तो ऐसे में कानून का ये कहना कि नहीं आपको साथ ही रहना होगा, ये असल जिंदगी में कैसे काम करता है? देखिए, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और कानून बनाने वालों ने इस पर विचार किया है। कानून का मकसद किसी को जबरदस्ती एक जहरीले माहौल में रखना नहीं है, बिल्कुल। बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि एक महिला अचानक बेघर और असहाय ना हो जाए। और यहीं पर अदालत की भूमिका बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अगर किसी महिला को उसके इस अधिकार के बावजूद घर से निकाल दिया गया है या उसे निकालने की धमकी दी जा रही है, तो वो क्या कर सकती है? अदालत उसकी मदद कैसे करती है? ऐसी स्थिति में महिला इस कानून की धारा 12 के तहत मजिस्ट्रेट के पास एक आवेदन दे सकती है। ठीक है। और फिर अदालत अधिनियम की धारा 19 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। ये धारा अदालत को निवास आदेश या रेजिडेंस ऑर्डर पारित करने का अधिकार देती है। निवास आदेश, इसके तहत अदालत क्या-क्या करने को कह सकती है? इसके तहत अदालत कई तरह के निर्देश दे सकती है। पहला और सबसे सीधा निर्देश ये हो सकता है कि जिसके खिलाफ शिकायत है, यानी पति या उसके परिवार वाले, हाँ। उस महिला को साझे घर में रहने से नहीं रोकेंगे। हाँ। अदालत ये भी आदेश दे सकती है कि वे उसे किसी भी तरह से परेशान नहीं करेंगे या घर के उस हिस्से से नहीं हटाएंगे जहां वो रह रही है। लेकिन फिर वही सवाल उठता है, मान लीजिए अदालत ने आदेश दे दिया कि महिला को घर में रहने दिया जाए, पर अगर घर का माहौल इतना खराब है कि उसका वहां रहना मतलब उसकी मानसिक शांति या सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल। क्या तब भी उसे वहीं रहने पर मजबूर किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर निवास आदेश की शक्ति का दूसरा पहलू सामने आता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा। अगर अदालत को लगता है कि दोनों पक्षों का एक ही छत के नीचे रहना संभव नहीं है या महिला की सुरक्षा को खतरा है, तो अदालत पति या उसके परिवार को ये आदेश दे सकती है कि वे महिला के लिए उसी स्तर का कोई और रहने का इंतजाम करें। उसी स्तर का इंतजाम, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब एक ऐसा घर जो... इसका मतलब है एक ऐसा वैकल्पिक आवास यानी ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन जो उसी जीवन शैली के बराबर हो जिसकी वो महिला आदी है। अच्छा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसे एक बड़े घर से निकालकर किसी एक कमरे में भेज दिया जाए। सम्मानजनक जीवन स्तर बनाए रखना जरूरी है। और अगर वैकल्पिक आवास नहीं मिलता है तो क्या अदालत उन्हें उस आवास का किराया देने के लिए कह सकती है? हाँ, बिल्कुल। अदालत ये आदेश दे सकती है कि पति या उसका परिवार महिला के किराए के घर का भुगतान करे। आप देख रही हैं, कानून का पूरा उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी हाल में महिला को सजा के तौर पर बेघर न कर दिया जाए। उसे एक छत का अधिकार है। हाँ, चाहे वो साझा घर की छत हो या किसी वैकल्पिक आवास की जिसका खर्च उसका पति उठाएगा। ये तो एक बहुत ही व्यापक सुरक्षा तंत्र है। ये सिर्फ घर में रहने का अधिकार नहीं है, बल्कि एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार भी सुनिश्चित करता है। यही इसका लक्ष्य है। कानून ये समझता है कि एक महिला के लिए, खासकर अगर उसके बच्चे भी हैं, घर से निकाल दिया जाना सिर्फ एक छत खोना नहीं होता। नहीं, ये उसकी पूरी दुनिया का उजड़ जाना होता है। हाँ, उसकी सुरक्षा, बच्चों की पढ़ाई, सामाजिक सम्मान, सब कुछ दांव पर लग जाता है। मनीष शुक्ला जी के विश्लेषण के अंत में दो बहुत ही मानवीय शब्दों का जिक्र है, असहाय महिला और अपूरणीय क्षति, इर्रिपेरेबल लॉस। हाँ, कानूनी दस्तावेजों में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बहुत गहरा मतलब रखता है। बिल्कुल, ये शब्द इस कानून के पीछे की भावना को दर्शाते हैं। जब अदालत के सामने एक ऐसी महिला आती है जिसके पास शायद कोई आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, रहने की कोई और सुरक्षित जगह नहीं है, तो उसे तत्काल राहत चाहिए। बिल्कुल, अदालत ये समझती है कि उसे तत्काल राहत की जरूरत है। उसे लंबी कानूनी प्रक्रियाओं के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। और ये जो शब्द है अपूरणीय क्षति, इसका क्या मतलब है? ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई नहीं हो सकती? बिल्कुल, हाँ। एक महिला को उसके बच्चों के साथ अचानक सड़क पर ले आना, उसे बेघर कर देना, उसकी गरिमा को जो ठेस पहुंचती है, वो एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई बाद में पैसे से या किसी और तरीके से नहीं की जा सकती। ये इर्रिपेरेबल लॉस है। इसीलिए सामाजिक न्याय और महिला संरक्षण के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अदालत से उम्मीद की जाती है कि वो तुरंत कार्रवाई करे, मतलब फौरन कोई आदेश दे। हाँ, और महिला के पक्ष में अंतरिम तौर पर ही सही, पर निवास का आदेश जरूर दे। ये कानून की मानवीय आत्मा है। ये वाकई बहुत शक्तिशाली है। ये कानून को सिर्फ नियमों का संग्रह नहीं, बल्कि न्याय का एक जीवंत साधन बनाता है। सही कहा। ये कानून इस हकीकत को स्वीकार करता है कि पारिवारिक रिश्तों में शक्ति का संतुलन अक्सर बराबर नहीं होता। हाँ। और जब रिश्ते टूटते हैं तो कमजोर पक्ष को संरक्षण की जरूरत होती है, और ये कानून वही संरक्षण देने की एक बहुत मजबूत कोशिश है। तो आज के इस पूरी बातचीत से जो
बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं, उन्हें अगर मैं समेटने की कोशिश करूं तो पहली बात ये कि घरेलू हिंसा सिर्फ मारपीट नहीं है। नहीं है। किसी को उसके घर से बाहर निकालना भी एक गंभीर हिंसा है। हाँ, और कानून इसे पूरी गंभीरता से लेता है। दूसरी और शायद सबसे चौंकाने वाली बात ये कि एक महिला का अपने सांझे घर में रहने का हक इस बात पर निर्भर नहीं करता कि प्रॉपर्टी के कागज किसके नाम है। बिल्कुल नहीं। उसका हक उस रिश्ते से पैदा होता है जो उसने उस घर में निभाया है। ये इस कानून का सबसे प्रगतिशील पहलू है, मैं कहूँगा। और तीसरी और सबसे व्यवहारिक बात ये कि अदालत के पास सिर्फ ये कहने की शक्ति नहीं है कि आप यहीं रहेंगी। उसके पास ये सुनिश्चित करने के भी तरीके हैं कि अगर साथ रहना मुमकिन नहीं तो महिला को रहने के लिए एक बराबर की दूसरी जगह मिले या उसका किराया दिया जाए। ये एक संपूर्ण सुरक्षा कवच की तरह है। बिल्कुल, ये कानून समस्या को पहचानता भी है और उसका एक व्यवहारिक समाधान भी देता है। ये सिर्फ एक घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि एक एक्शन प्लान है। ये कानून सिर्फ एक छत मुहैया कराने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक महिला की गरिमा, सुरक्षा और स्वाभिमान को सुनिश्चित करने का एक प्रयास है। बिल्कुल सही। ये चर्चा हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। कानून द्वारा वैकल्पिक आवास या किराए का प्रावधान करना, क्या ये सिर्फ एक महिला की मदद करना है या ये एक मुश्किल पारिवारिक स्थिति में सभी पक्षों के अधिकारों और तत्काल जरूरतों के बीच एक मुश्किल संतुलन बनाने की कोशिश भी है? ये दिखाता है कि न्याय का मतलब कभी-कभी एक नई शुरुआत का रास्ता बनाना भी होता है।